So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंस मेरे सारे होमीज के लिए कि गाइस अब जो मैं तुम लोगों से कहने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है, तो जरा गौर से सुनना। तो असल में बात यह है कि ये जो चैनल है ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा रिस्क पे है, तो हो सकता है कि कल से इस चैनल पे तुम्हें कोई भी वीडियो देखने को ना मिले, बट होप कि ऐसा ना हो और उससे पहले ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए। पर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बैकअप प्लान सोच के रखा है कि अगर बाई चांस चैनल पे कुछ भी इश्यूज आते हैं तो होमीज ये जो तुम थर्ड चैनल देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तुम लोग जाके इसे सब्सक्राइब करके रख लो। मेरा ये एक बैकअप चैनल है, इस चैनल को कुछ भी होता है तो जो भी नॉवल से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे इस चैनल पे देखते थे तो अब से तुम्हें वो उस चैनल पे देखने को मिलेगी। और मैं बस तुम्हें एक बैकअप प्लान के तौर पे बता रही हूँ कि कुछ भी होता है तो सब कुछ तुम्हें फिर उस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि तुम्हारे और मेरे बीच का ये जो कनेक्शन है ये ना टूटे। और इस चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन ग्रीड की उस सेकंड ओरिजिन सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर से एक एंशिएंट ड्रैगन की स्पिरिट बाहर आती है, जिससे कि वांग लिन अपने ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज करने में लग जाता है। लेकिन 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाता है और वांग लिन बस इसके 1/5 हिस्से को ही अपने अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर पाया था। इसी दौरान वांग लिन अपने पास से उस गोल्डन टोकन को निकालता है और यहाँ इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो दू जियान को भी बाहर निकालता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन ने दू जियान को बाहर निकाल लिया था और वो दू जियान से बहुत ही शांति से कहता है कि ब्रदर दू जियान, आप मुझे यहाँ पे मास्टर का कोई सीक्रेट बताने वाली थे, है ना? जिसपे दू जियान कहता है कि कौन सा मैं तुम्हें बता दूं तो भी तुम मुझे जिंदा छोड़ने वाले हो। अब यहाँ पर ये सुनना था कि वांग लिन इसे उठाता है, क्रैक के बाहर इसे ले जाता है जहाँ पर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में सक्शन फोर्स मौजूद थी। और भाई जैसे ही दू जियान इसे फील करता है ना, उसकी रूह कांप उठती है और वांग लिन कहने लगता है कि ब्रदर दू जियान, वो क्या है ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बस फिर क्या, दू जियान चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं बोलूंगा, तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिसके बाद वांग लिन उसे अपने पास ले आता है और बताने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें मास्टर का कौन सा सीक्रेट पता है। जिस पर दू जियान कहता है कि पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। जिस पे वांग लिन मान जाता है और कहता है कि वैसे मेरे पास आपके अदर यूसेस भी हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। जो सुनकर दू जियान कहता है कि तुम्हें अपने दाव हर्ट की कसम खानी होगी। जो सुनकर वांग लिन की सटक जाती है और वो इमीडिएटली इसे जैसे ही उस गड्ढे की तरफ फेंकने वाला था कि तभी ये चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर ने ब्रदर सनी उनको डिवोर कर लिया। जो सुनकर वांग लिन शॉक्ड था और दू जियान आगे बताता है कि मैंने ये अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन एक माउंटेन गॉब्लिन ने उसे देखा था, क्योंकि हेवनली फेट सेक्ट ज्वाइन करने से पहले मैंने एक टेक्निक को बनाया था जिसके जरिए से मैं किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, साथ ही उसकी कुछ मेमोरीज को भी। यहाँ पे वांग लिन शॉक्ड था और वो अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए कहता है कि जरा ये बताओ उस वक्त मास्टर का रिएक्शन कैसा था। जिसपे दू जियान बताता है कि मैंने उस मेमोरी में देखा सनयून और मास्टर ऑलसीर, इन दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान बैटल हुआ, जिसके अंत में मास्टर ने एक ऐसे स्पेल का यूज किया जिस वजह से सनयून हार गया और फिर मास्टर ने उसे डिवोर कर लिया। लेकिन उसे डिवोर करने के बाद भी मास्टर के चेहरे पर एक रिग्रेट जैसा एक्सप्रेशन था। पर हाँ, जो चीज सबसे ज्यादा मुझे अजीब लगी वो ये कि उस गॉब्लिन के मेमोरी में मैंने मास्टर को ग्रे रॉब पहना हुआ देखा था, जो कि मास्टर को मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा था। जो सुनकर वांग लिन की आंखें चमक उठती हैं और वो सीरियस लुक के साथ कहता है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? क्या तुमने सच में ग्रे रॉब में ही ऑलसीर को देखा था? जिस पर दू जियान डरते हुए हाँ में जवाब देता है। यहाँ पे वांग लिन ये सारी बातें सुनकर मन में कहने लगता है कि ऑलसीर, वाकई में तुम्हारे बहुत से सीक्रेट हैं और अब लगता है कि मुझे जल्द से जल्द प्लेनेट त्यानी उनको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा लिया और तुम मुझे डिवोर कर जाओगी। इसके बाद हम वांग लिन को देखते हैं जो कि दू जियान की तरफ देखता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑलरेडी हाफ स्टेज एक्सीडेंट हो। तो वो दू जियान को मौका देता है और कहने लगता है कि अपना फाइनल ट्रायल दो ताकि तुम एक्सटर्नल लेवल पे पहुंच जाओ। अब यहाँ पर वांग लिन से ये सुनकर दू जियान तो शॉक्ड था, लेकिन वांग लिन के मन में इरादा था कि जैसे ये एक्सटर्नल लेवल पे पहुंच जाएगा तो वांग लिन इसे अपना एक लो लेवल का सेलेस्टियल गार्ड बना देगा, वही स्पेल जो कि उसने उस फेक सेलेस्टियल एंसेस्टर से सीखा था। लेकिन इसका पूरा मेथड उसे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के उस जेट से मिल चुका था, जिस वजह से यहाँ पे दू जियान भी जानता था कि वो अगर रेजिस्ट करेगा तो वांग लिन सेकंड में उसे मार देगा। जिसके बाद वो यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है और 10 दिनों के बाद फाइनली वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी वांग लिन ने उसकी मदद की थी ओरिजिन एनर्जी के साथ अपनी ओरिजिन सोल को मर्ज करने में,
और अगर वो अभी जिंदा है तो बस वांग लिन की वजह से। इसी वजह से वो वांग लिन से कहता है कि देखो तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस रिमेन रहे, जिस पे वांग लिन भी मान जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ये प्रोसेस शुरू कर देता है और लगातार 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वांग लिन अभी भी फर्स्ट स्टेप में ही लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 2 महीने बीत जाते हैं और फाइनली वांग लिन फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेता है। बारी थी कि इस पपेट के अंदर ऐसे रेयर मटेरियल्स को डाला जाए कि जिस वजह से ये एक हाई ग्रेड का सेलेस्टियल गार्ड बन सके। और यहाँ पे वांग लिन जानता था कि इसके पास इस वक्त कोई भी रेयर टाइप का मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर वो अपने जो मैजिकल ट्रेजर्स हैं जिन्हें वो यूज नहीं करता, वो उन सभी को मेल्ट करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में वांग लिन को और दिन लग जाते हैं, पर तब भी वांग लिन सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो एक ब्रॉन्ज लेवल का ही एक मटेरियल को प्रिपेयर कर पाया था। इसी वजह से वांग लिन क्या करता है कि वो अपनी सोल फ्लैग में मौजूद उस कल के सोल को बाहर निकालता है, जो कि उस डेविल की सोल का ही एक हिस्सा था, तो वो उसे उस पपेट की बॉडी के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर 6 महीने और बीत जाते हैं। इस दौरान ये जो सोल थी ये अंदर बहुत जोर जोर से चीखे मार रही थी, पर वांग लिन जानता था कि वो ऐसे तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एक एक्सटर्नल लेवल के लेट स्टेज के पीक जितना पावरफुल सेलेस्टियल गार्ड अपने लिए बना लेता है तो इसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ पर वांग लिन ने ऑलरेडी इस सोल पीस के ऊपर अपने इम्प्रिंट को बीते 100 सालों में बहुत ही ज्यादा डार्क कर लिया था, जिस वजह से फाइनली 6 महीने बाद वांग लिन के पास एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल गार्ड बन चुका था। इसके बाद वांग लिन अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स उसके आईब्रोज के बीच में रख देता है, जिसके बाद फाइनली ये सेलेस्टियल गार्ड अपनी आंखें खोलता है। और वांग लिन ये देखकर शॉक्ड था कि ये ऑलरेडी यिन और यांग स्टेज में पहुंच चुका है। इसकी जो ऑरा थी ये शीतलन जैसी वाइब दे रही थी, लेकिन ये शीतलन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था पर उससे कमजोर भी नहीं था। इसी के साथ वांग लिन समझ जाता है कि ये भले ही जो ओरिजिनल यिन और यांग स्टेज का जो कल्टीवेटर होता है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ये कुछ स्पेल्स को तो यूज कर सकता है। अब यहाँ पे वांग लिन अपने आईब्रोज के बीच में टच करते हुए इंटेंस अमाउंट में जो सेलेस्टियल स्लॉटर एनर्जी थी वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से इस पपेट की आंखों में इंटेंस अमाउंट में किलिंग इंटेंट आ चुका था। और वांग लिन ने अपना ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट इस पपेट को दे दिया था, ताकि ये पपेट जो है ये फ्रीली इसे यूज कर पाए और ऑल सीड उसे इस बारे में पता भी ना चले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपना ये वेल्थ स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो कि इसकी पहली स्वॉर्ड है, और जिसे अपने हाथों में लेते साथ ही वांग लिन को अपने 800 सालों की जिंदगी याद आ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 2 साल और बीत जाते हैं और वांग लिन अभी भी उस क्रैक के अंदर मौजूद था। और ये जो सक्शन फोर्स थी ये पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही वांग लिन अपनी डिवाइन सेंस को भी वेल्थ के ऊपर से हटा लेता है, क्योंकि वो इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद थी उसे पूरी तरीके से समझ चुका था, और अब वेल्थ स्वॉर्ड भी डिसअपीयर होने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और किसी को कोई खबर नहीं कि डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर मौजूद टाइड अबिस के गहराई में एक ऐसा कल्टीवेटर अकेला एक क्रैक के अंदर बैठा हुआ है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन पूरा का पूरा समय बस कल्टीवेट करने में लगा देता था, लेकिन बीच बीच में वो स्क्रॉल जो कि मिस्टीरियस सा था वो ओपन होता था और एक वुमेन का फिगर सामने आता था, जो कि धीमी आवाज में लगातार वांग लिन से इस पिट के और ज्यादा गहराई में जाने के लिए कह रही थी। और वांग लिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि नीचे कितना ज्यादा खतरा मौजूद है। इसी दौरान वांग लिन यहाँ पर सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलकर अपने अंडरवर्ल्ड रिवर के लिए एक पावरफुल सोल को ढूंढना होगा, क्योंकि उसका अंडरवर्ल्ड रिवर वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसके पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सोल हो तो इसकी किलिंग इंटेंट भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे वांग लिन बाहर जाने से कतरा रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर थोड़ा चेक करता है कि क्या इसकी जो सक्शन फोर्स है वो कम हुई या नहीं, लेकिन इतने सालों में भी ये सक्शन फोर्स बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। अब यहाँ पे वांग लिन क्या करता है कि वो वही किनारे पर बैठ जाता है और थोड़ा ध्यान लगाता है और इस सक्शन फोर्स को समझना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ की जो ये एनर्जी होती है ये वांग लिन के बॉडी के अंदर जाने लगती है। वांग लिन इसे समझने लगता है, लेकिन ये फिर भी उसके लिए इनफ नहीं था, तो अब ये और ज्यादा तादाद में उस सक्शन फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर जाने देता है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि वांग लिन अपनी बॉडी को इस फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सक्शन फोर्स था इसके अंदर एक कोल्ड एनर्जी थी, जिसे कि वांग लिन बहुत इजीली झेल पा रहा था। इसी दौरान वांग लिन का ध्यान उस ट्रांसफर एरे के पास जाता है, जो कि एक चट्टान के पास मौजूद था, और यहाँ पे वांग लिन 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए साथ ही अपने उस पपेट का यूज करते हुए वहाँ उस चट्टान के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे थोड़े से दूरी का सफर वांग लिन के लिए ऐसा था कि जैसे उसने एक्सटर्नल लेवल के लेट स्टेज के पीक के बंदे से 10 दिन तक फाइट किया। यहाँ पे वांग लिन पूरी तरीके से टायर्ड हो चुका था, लेकिन तभी वो वहाँ पे लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इससे वांग लिन को अपने बॉडी में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन वो फिर भी मानो जैसे इस माहौल के साथ खुद को फ्यूज करने
करने में लगा हुआ था। ऐसे ही हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर पूरा ध्यान लगा देता है और यहाँ पे 6 साल और बीत जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भले ही वांग लिन ने अपना जो स्लॉटर आर्ट था वो उस पपेट को दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जो स्लॉटर हार्ट है वो अभी भी वांग लिन का वैसा ही था, पर उसे अभी भी इसमें थोड़े चेंजेस नजर आने लगे थे। और ये कुछ ऐसा था जो कि वांग लिन को एक्साइटेड करता है और ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जब वांग लिन ने सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट को खाया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपना पूरा ध्यान लगाता रहता है और बार बार वो यहाँ का जो सक्शन फोर्स है इसे भी टेस्ट करता रहता है। और बीते 10 सालों में ये जो सक्शन फोर्स था ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की जो बॉडी होती है, इतने साल यहाँ पर रहने की वजह से उसकी बॉडी भी अब इसकी आदी बन चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल 15 साल बीत चुके थे इस केव में और वांग लिन यहीं पर बैठकर अपनी ओरिजिन सोल को इस सक्शन फोर्स का आदी बना रहा था। और वो यहाँ पे लगातार इसमें डूब जाता है और इसका माइंड एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो अपनी ओरिजिन सोल को जैसे डिसअपीयर करना चाहता था, जैसे कि वो इस फोर्स को अपनी ओरिजिन सोल के आर पार कराना चाहता हो, जैसे कि उसका ये ओरिजिन सोल यहाँ पे है ही नहीं जो कि इसे रोके। वक्त बीतता है और ऐसे ही हम देखते हैं कि 17 साल बीत जाते हैं और अब वांग लिन अपनी ओरिजिन सोल को भी इस सक्शन फोर्स का आदी बना चुका था। वांग लिन यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और अब वापस से उसी लड़की की वॉइस वांग लिन को सुनाई देती है जो कि उसे वापस से नीचे की ओर बुला रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि 13 साल बाद वांग लिन खड़ा होता है और वांग लिन उस पत्थर से कूद जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी को ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत से जायंट से हाथ खींच रहे हो। वांग लिन ऐसे माइंड स्टेट में पहुंच जाता है कि वो खुद से कह रहा होता है कि मुझे इस सक्शन फोर्स के साथ फ्यूज होना होगा, मुझे इसके साथ ट्रांसफॉर्म होना होगा, मुझे खुद ये सक्शन फोर्स बनना होगा। इसके साथ ही जैसे ही वांग लिन अपनी आंखें खोलता है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। उसने मानो यहाँ के सक्शन फोर्स को पूरी तरीके से समझ लिया और अब वांग लिन नीचे गिरना बंद कर देता है। जिसके बाद वांग लिन ऊपर की तरफ देखकर उड़ने वाला था कि तभी वापस से उसी लेडी की वॉइस आती है, लेकिन इस बार इसमें बहुत डीप इमोशन होता है और वो वांग लिन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज नीचे जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज नीचे जाओ। यहाँ पे जैसे ही वांग लिन इस लेडी की आवाज सुनता है तो वो उस मिस्टीरियस से स्क्रोल को बाहर निकालता है जिसके अंदर से उसे एक बहुत ही सुंदर सी लेडी नजर आती है जो कि वांग लिन से कहती है कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज नीचे जाओ, मुझे उससे मिलना है। अब यहाँ पर वांग लिन जानता है कि उसे यहाँ पर और भी बहुत से बड़े बड़े कामों को अंजाम देना है क्योंकि ऑल सीर और बाकी सभी लोग बहुत ही जल्द इस डीमन स्पिरिट लैंड में आने वाले हैं। इसी वजह से वांग लिन उस स्क्रोल से कहता है कि तुम्हें अगर नीचे जाना है तो तुम जा सकती हो, तुम्हें अगर यहाँ से आजाद होना है हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वांग लिन उस स्क्रोल को वहीं पे छोड़कर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हम इस लेडी को देखते हैं जो कि किसी रिस्ट्रिक्शन के चलते अपने आप से नीचे नहीं जा सकती, तो वो यहाँ पर वांग लिन की तरफ देखती है और फिर जैसे ही वांग लिन डिसअपीयर होने वाला था उसकी नजरों से, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम उस बीट के बारे में नहीं जानना चाहते जो कि तुम्हारे ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि बहुत दूर तक पहुंच चुका था लेकिन उसके कानों में अभी भी इसकी आवाज जा रही थी, पर वांग लिन फिर भी नहीं रुकता, जो देखकर ये लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम उस औरत की ब्रोकन सोल को वापस से रिवाइव नहीं करना चाहते जो कि उस बीट के अंदर मौजूद है। बस फिर क्या, यहाँ पर ये सुनना ही था कि वांग लिन इस मोमेंट तक सब कुछ भूल जाता है। उसे ऑल सेर, ब्लड एंसेस्टर या फिर त्यान हो किसी की भी परवाह नहीं थी। वो यहाँ पर 800 साल में पहली बार इतने गुस्से के साथ उस लेडी की तरफ देखता है और यहाँ पर इसका गुस्सा इतना हायर हो चुका था कि वांग लिन की जैसे खुद की ओरिजिन सोल भी कांप उठती है। और यहाँ पे वांग लिन बस उससे एक ही बात कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा। यहाँ पर वांग लिन की आंखों के सामने ली मुआन से जुड़ी वो सारी मेमोरीज आने लगती है और वो किसी बीस्ट की तरह बस इस लड़की की तरफ देखे जा रहा था, जिस पर वो लड़की बहुत धीमी आवाज में कहती है कि मैं तुम्हें उस बीट की ओरिजिन का बता सकती हूँ, इवन कि मैं तुम्हें, यहाँ तक कि मैं तुम्हें उस औरत की जो ब्रोकन सोल है उसे उस बीट के अंदर रिवाइव करने का तरीका भी बता सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद भी कर सकती हूँ। यहाँ पे वांग लिन उससे एक सवाल नहीं करता, उससे कुछ नहीं पूछता कि आखिर उसे इतने सारे सीक्रेट का कैसे पता। वो पकड़ता है इस स्क्रोल को और तेजी से इस होल के बिल्कुल बॉटम में जाने लगता है। यहाँ पे वांग लिन अच्छे से जानता था कि अगर ये झूठ बोल भी रही है लेकिन अगर 1% भी इसकी बातों में दम हुआ ना तो वांग लिन फिर भी सब कुछ अपना लगा देगा। यहाँ पे वांग लिन अपने 800 साल की कल्टीवेशन में इतना ज्यादा काम हो चुका था कि उसे बड़ी से बड़ी बात शौक में नहीं डाल सकती, लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान को खो देते हो जिसे कि आप हमेशा से थामे रहना चाहते हो तो उसे वापस पाने की एक छोटी सी उम्मीद भी आपको अंदर से हिला के रख देती है। और वांग लिन के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। बंदा अपना जितना भी रूथलेस क्यों ना
ना हो, लेकिन जब बात ली मुआन की आती है तो हमें वांग लिन का वो साइड देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। अब यहाँ पे उस स्क्रॉल में से उस लड़की की वॉइस आती है जो कि वांग लिन से कहती है कि चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी झांसे में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने तुमसे ये बात कही मैंने तभी अपना डिसीजन बना लिया था। यहाँ पे उसके बाद सुनते साथ ही वांग लिन उसकी तरफ नहीं देखता, बल्कि वो स्क्रॉल को और टाइटली होल्ड करते हुए तेजी से उस होल के और ज्यादा डीप में जाने लगता है, बिल्कुल बॉटम की तरफ वो बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि महीनों बीत जाते हैं, इवन कि 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाता है और फाइनली वांग लिन उस बॉटम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वो वॉइस उसे कह रही थी कि हाँ हम बस पहुंचने वाले हैं, हम बस थोड़ी सी दूरी पे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन बॉटम में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप का था और वहाँ पर एक वॉर्टेक्स बना था और जैसे लग रहा था कि सारा का सारा सक्शन फोर्स यहीं पे सीन्ड है। इसी के साथ उस स्क्रॉल से एक पावर निकलती है जो कि वांग लिन के बॉडी में जाती है और फिर जैसे ही वांग लिन अपनी आंखों को उस वॉर्टेक्स की तरफ फोकस करता है तो वांग लिन पाता है कि जैसे यहाँ पे एक स्टेरी स्काई मौजूद है जिसमें कि अनगिनत अमाउंट में बहुत से कल्टीवेशन प्लैनेट मौजूद थे और ये दिखने में कोई अलग ही दुनिया लग रही थी। और इस स्क्रॉल के अंदर मौजूद उस वुमेन की आवाज धीरे से कहती है कि ये है मेरा घर, मेरा होम टाउन ऑल हेवन, और जैसे कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर वांग लिन जैसे ये चीज सुनता है तो उसे अपनी मेमोरीज में भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, इवन की एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज में भी इसके बारे में कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जिसके बाद वांग लिन इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर वो लड़की वांग लिन को एक कहानी सुनाने का सजेस्ट करती है, जिस पर वांग लिन साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि यार तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और फिर वो लेडी बताने लगती है कि बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस टाइप का डोमेन हुआ करता था और ये एक ऐसी जगह पे था जो कि एंटायर यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा होली लैंड माना जाता था और इस मिस्टीरियस से डोमेन को हेवनली डोमेन या फिर सेलेस्टियल डोमेन कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सी अफवाहें भी तुम लोगों ने सुनी होगी कि ये जो हेवनली डोमेन यानी कि सेलेस्टियल डोमेन है ये डिसअपीयर हो चुका है और वक्त के साथ साथ ये रूमर और ज्यादा गहरा होता गया, यहाँ तक कि लोगों को अब ये भी लगने लगा कि शायद कभी ये हुआ भी नहीं करता था और लोगों के बीच इससे रिलेटेड जो रूमर्स थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे। यहाँ पे वांग लिन उस लेडी की बात बहुत गौर से सुन रहा था और वो लेडी आगे बताती है कि ये जो हेवनली डोमेन यानी कि सेलेस्टियल डोमेन है इससे 4 टनल्स कनेक्टेड है और ये जो 4 टनल्स है ये कल्टीवेटर्स के लिए कल्टीवेट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल जगह बन चुकी थी और हाई लेवल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो इसके जरिए से हेवनली रियलम यानी कि सेलेस्टियल रियलम में जा सकते थे। ये जो 4 हेवनली रियलम यानी कि सेलेस्टियल रियलम्स है उनके नाम है वाइंड, थंडर, रेन और लाइटनिंग, यानी कि वाइंड सेलेस्टियल रियलम, रेन सेलेस्टियल रियलम, थंडर सेलेस्टियल रियलम और लाइटनिंग सेलेस्टियल रियलम, या जिन्हें हम हेवनली रियलम के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ वो लड़की बताती है कि हर एक रियलम के अंडर में एक ऐसा क्रॉसपॉन्डिंग स्टार सिस्टम है जिसमें कि बहुत से टाइप के कल्टीवेटर्स रहा करते हैं और मेरा ये जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ये थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंडर में आती है। यहाँ पे वांग लिन कंफ्यूज था, लेकिन वो लेडी आगे बताती है कि जो तुम्हारे पास हेवन डिफाइंड बीट है ये सबसे पहली बार मेरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में अपीयर हुआ था, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे मेरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में उन लोगों ने सेंस कर लिया था कि इसके अंदर हेवनली डोमेन एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो जो एंशिएंट हेवनली डोमेन या फिर एंशिएंट सेलेस्टियल डोमेन है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और जब ये कल्टीवेटर्स को इस बारे में पता चला तो वो लोग इसके पीछे हाथ धोके पड़ गए और फिर किसी मिस्टीरियस तरीके से हमारे ऑल हेवन स्टार सिस्टम से पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया। लेकिन काफी सालों बाद हमें क्लू मिला और हमें पता चला कि किसी रीजन के चलते ये तुम्हारे रेन सेलेस्टियल रियलम यानी कि रेन हेवनली रियलम में जो अलाइन स्टार सिस्टम है उसमें अपीयर हुआ है, यानी कि जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। जिसके बाद वो वांग लिन को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर ये जो तुम ट्रांसफर अरे देख रहे हो इसके जरिए से नहीं आई, ये जो ट्रांसफर अरे है इसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के किसी कल्टीवेटर ने ही क्रिएट किया था। पर मैं बता सकती हूँ कि ये जो ट्रांसफर अरे है ये अब काम नहीं करता, इवन कि अगर तुम्हारे पास सेलेस्टियल जेड भी हो तो भी तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे पास ऑल हेवन स्टोन ना हो। अब यहाँ पे वो बताने लगती है कि देखो मैं तुम्हें जो भी बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया, और हाँ अगर तुम जानना चाहते हो कि उस सोल को कैसे रिवाइव करना है तो मेरे एंसेस्टर है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अब यहाँ पे वांग लिन जानता था कि ये औरत कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रही है। अब वांग लिन उससे सवाल करता है कि आखिर वो कहाँ और किस सेक्ट से बिलोंग करती है, जिसपे वो बताने लगती है कि मेरा जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ये तुम लोगों के जैसा नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्ट नहीं बल्कि कल्टीवेशन फैमिलीज हैं और मेरी फैमिली का नाम है शियांग फैमिली जो कि प्लैनेट डोंगलिन पे मौजूद है और तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ जिसके बाद मैं तुम्हें मेरे मास्टर के जरिए से हेल्प करूंगी। जिस
पे वांग लिन कहता है कि माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कल्टीवेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं तुम्हें इस वॉर्टेक्स के जरिए से ले जाऊं। जिस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास हेवनली डिफाइंग बीट है तो तुम इसके जरिए से जरूर जा सकते हो। यहाँ पे वांग लिन अच्छे से जानता है कि अगर इसे इतना सब कुछ पता है तो ये जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही। तो वांग लिन अब और 1 मिनट जाया नहीं करता और उसे पकड़ता है और सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो लड़की भी शॉक्ड थी और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर वांग लिन उसकी एक नहीं सुनता और वो उसी ट्रांसफर अरे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो इस लड़की को उसी वॉल में सील करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वांग लिन महीनों गुजारता है और फाइनली बहुत से रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस स्क्रोल को पूरी तरीके से उसके अंदर सील कर देता है। यहाँ पर वो लड़की चिल्लाती है कि मेरे बिना तुम कभी भी उस लड़की को जिंदा नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके एक सवाल का जवाब नहीं देता और उसे फाइनली 2 महीने की मेहनत करने के बाद पूरी तरीके से सील कर देता है और फिर थोड़े दिनों तक वहीं पर वो बैठा रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।